तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ओबीसी बिल के बाद एक नए मुद्दे की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महोबा जिले से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत करेंगे। आज दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी यूपी के महोबा में लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन सौंपेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महोबा में आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे और राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। मोदी उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण के 10 लाभार्थियों को ऑनलाइन प्रमाण पत्र भी प्रदान करेंगे। प्रवक्ता ने बताया है कि वो इस योजना के पहले चरण के विभिन्न राज्यों के 5 लाभार्थियों के साथ ऑनलाइन माध्यम से बातचीत भी करेंगे। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी महोबा की पुलिस लाइन के परेड मैदान में आयोजित जैव ईंधन प्रदर्शनी की भी शुरुआत करेंगे। तो इस चरण में लाभार्थियों को पहली रिफिल मुफ्त में उपलब्ध कराने के साथ ही चूल्हा भी मुफ्त प्रदान किया जाएगा। और आपको बता दें कि 2016 में इस योजना की शुरुआत की गई थी और इससे बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनावों को जीतने में ऐसा राजनीतिक पंडितों का मानना है कि बड़ी मदद मिली थी। और अब जब यूपी जैसे बड़े राज्य में चुनाव है तब उज्ज्वला 2.0 के सियासी मायने भी निकाले जाने लगे हैं। इसको लेकर बीजेपी कांग्रेस के नेताओं के साथ करेंगे बड़ी बहस। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ बेहद खास मेहमान बीजेपी से राहुल आनंद और कांग्रेस से कुंवर सिंह जी बने हुए हैं। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं राहुल जी, ये क्यों ना माना जाए कि अब उज्ज्वला 2.0 से आप 2022 का जो यूपी का विधानसभा चुनाव है उसको साध रहे हैं, क्योंकि आपके केंद्रीय मंत्री महोबा से शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, मानने के लिए तो कुछ भी माना जा सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैंने अपने पूर्व के भी संबोधन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि देश चलता रहता है चाहे वो कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, तो उसी का एक ये हिस्सा है। और दूसरी बात है कि जो उज्ज्वला योजना जो थी हमारी, जो पहले आई थी, उसमें लगभग 5 करोड़ लोगों को इसमें सिलेंडर गैस प्रदान किया गया है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बीपीएल परिवार था वो हमारी मुख्य धारा से भी जुड़ा और 2.0 इससे थोड़ा रिवाइव होकर लौटा है। इसमें क्या है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है मैं आपको बताता हूँ कि ये एलपीजी कनेक्शन के साथ पहली रिफिल और हॉट प्लेट फ्री दी जाएगी और पहले महीने का कनेक्शन के साथ हॉट प्लेट फ्री दी जाएगी। ये एक अच्छी व्यवस्था है। दूसरी बात है कि इसमें मिनिमम पेपर वर्क है। जो लोग परेशान होते हैं कि पेपर का कलेक्शन करने में, उनके लिए एक सबसे सुखद अनुभव होगा कि इनके लिए मिनिमम पेपर कलेक्शन है। दूसरी बात यह है कि एड्रेस प्रूफ और राशन कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी। ये भी एक बैरियर को हटा दिया गया है। और जो चौथी इसकी महत्वपूर्ण बात है, मैंने आपको कहा कि कभी भी कोई चीजें जब आती है तो पुरानी व्यवस्था को नजर में रखते हुए तब भविष्य की व्यवस्था को तैयार की जाती है। यही एक अच्छी परंपरा होती है और ये संवेदनशीलता भी सरकार की दिखाती है। एक सबसे अच्छी बात यह है कि 2.0 का जो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन जो होगा या फिर ऑफलाइन, जो आप जाकर अपने पसंदीदा वितरक के पास जाकर दे सकते हैं, ये भी एक अच्छी परंपरा की शुरुआत है कि आप चुन सकते हैं उन सभी लोगों को। और मुझे आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस योजना भी में बहुत से लोग जुड़ेंगे हमारे साथ और ये जो लक्ष्य है, ये जो तय लक्ष्य है उसको भी प्राप्त कर लिया जाएगा 1.5 से 2 साल के अंदर, क्योंकि पिछले लक्ष्य को हम लोगों ने 2019 तक प्राप्त कर लिया था। तो ये भरोसा है कि ये जो तेज रफ्तार से जो चलने वाली सरकार है, ये निश्चय ही अपने सारे लक्ष्यों को प्राप्त कर देगी। ठीक है कुंवर सिंह जी, उज्ज्वला 2.0 क्या लगता है आपको? देखिए, चुनाव जीवी लोग चुनाव देखकर काम करेंगे। आप उत्तर प्रदेश के महोबा से ही शुरुआत कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि उत्तर प्रदेश लक्ष्य है आपका। बहरहाल मैं याद दिलाना चाहता हूं, 2016 में आपने उज्ज्वला का गैस का शुभारंभ किया था। 5 करोड़ आपका लक्ष्य था कि 5 करोड़ परिवार जुड़ेंगे। हमारे आनंद जी कह रहे थे कि हम 5 करोड़ लोगों को दे दिए, नहीं, 5 करोड़ परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य था। 2016 में आपने गैस बांटने के लिए 2000 करोड़ का प्रावधान भी बजट में किया। मैं पूछना चाहता हूं, आपने दे दिया, पर क्या गैस एक सिलेंडर की खत्म नहीं होगी?
2016 के बाद में रिफिलिंग के लिए आपने कोई बजट दिया क्या? क्या गरीब आदमी 800 रुपया 900 रुपए में सिलेंडर भराएगा कि 50 रुपया में लकड़ी खरीद कर रोटी बनाएगा? ये जो उज्ज्वला योजना आपकी पूरी तरह फ्लॉप हो चुकी थी, इसको आप आगे बढ़ाने के लिए उज्ज्वला 2 ला रहे। पहले में जिस तरह से आपने अंधेर नगरी चौपट राजा, जो टके भाजी वही टके खाजा, आपने खूब बांटा, खूब दिया, लेकिन दोबारा रिफिलिंग कराने गरीब परिवार नहीं आया। इस पर मोदी जी क्या जवाब देंगे? लेकिन उनको पता है, जैसे आपको भी पता है, फेंकने में नंबर 1 है। उदाहरण देना चाहता हूं, कल आपने नीरज चोपड़ा जी को देखा होगा, तो बाहर एक पत्रकार ने नीरज चोपड़ा से पूछ लिया कि भाई इतना लंबा आपने भाला फेंका कैसे? तो उन्होंने मोदी जी की तस्वीर की तरफ उंगली करके कहा, जिस देश के प्रधानमंत्री इतना फेंक रहे हो तो मुझे फेंकने में उन्हीं से प्रेरणा मिली है। तो देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि आप फेंकिए मत, जमीन पर उतार कर देखिए और आंकड़े बता दीजिए कि नीरज चोपड़ा ने कहा रिफिलिंग करी है। वही मैं आने वाला था। दोबारा कितनी रिफिलिंग करी है आपने सिलेंडर बांटने के बाद कि गरीब परिवार धुआं मुक्त खाना बना ले? तो ये आपका एक तथ्य था या ये कटाक्ष था जो आपने भाला फेंकने वाला नीरज चोपड़ा जी का जिक्र किया? क्योंकि एक ओलंपियन जो गोल्ड मेडल जीत के आया है, शायद ऐसी टिप्पणी जो है वो असंभव सी लगती है। वो 130 करोड़ लोग खूब समझ रहे हैं राहुल जी। हम कहा है कि 10 योजनाएं मैं गिना दूं कहिए तो, और उस पर दुनिया ने, भारत की जनता तो समझ गई है कि कौन क्या फेंक रहा है, कहिए तो गिना दूं। मेरे पास वक्त है। आते हैं लौट के आते हैं, लेकिन ये भी पूछा जाएगा आपसे कि आप इनकी योजना को फ्लॉप कर रहे हैं। वो दौर भी जनता ने देखा जब सिलेंडरों की लाइन लगा के लोग खड़े हुआ करते थे, और आपने तो 1 महीने में 1 सिलेंडर भी नहीं रखा था। आपने तो कटौती करके सब्सिडाइज सिलेंडर की संख्या घटाकर 9 सिलेंडर कर दी थी सर। तो उस पर भी आएंगे। बिल्कुल आइए, पर इनसे पूछ लीजिएगा कि गरीब को आपने सिलेंडर दिया, कितने में दिया, कितना कमीशन खाया और कितने में आपने दोबारा भरवाया? ठीक है राहुल जी, जवाब दीजिए। कमीशन खोरी की बात भी वो एक इसमें शामिल कर रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले कुंवर साहब को एक चीज कहना चाहूंगा कि उनको देश के सामने ये माफी मांगनी चाहिए। इसलिए माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने 130 करोड़ की जनता के इमोशन को टच किया है। किस तरह किया है मैं इनको स्पष्ट भी कर देता हूँ। देखिए, बोलते बोलते कम से कम इतना ध्यान जरूर रखना चाहिए कि सरकार के ऊपर आप कटाक्ष करिए, लेकिन एक खिलाड़ी जो गोल्ड मेडल जीत कर आया है उसको अगर आप इस प्रकार का बात कहेंगे तो कहीं ना कहीं जो राजीव गांधी का जो खेल रत्न का जो नाम बदला गया है वो जनता के आग्रह पे ही बदला गया है। ये भली भांति जानते हैं क्योंकि इनको सम्मान करने नहीं आता है, ये अपने नाम को सार्थक करने में भरोसा रखते हैं। इन्होंने जो इशारों की बात की है, अगर थोड़ी सी अगर नीरज चोपड़ा जी के इमोशन को अगर देख लिया जाए, उनका जो इशारा फोटो की तरफ रहा होगा, तो कहीं ना कहीं ये भी तो हो सकता है कि ये सम्मान था कि प्रधानमंत्री मोदी की वजह से आज मैंने वो चीज को जीता है, जबकि उन्होंने अपने मुख से किसी बातों का वर्णन नहीं किया है। ये उस खिलाड़ी का भी अपमान कर रहे हैं जो ये बात कहते हैं कि खेल रत्न का नाम क्यों बदला। लेकिन राहुल जी, जनता के आग्रह की बात कह रहे हैं आपकी। जनता के आग्रह पर राजीव गांधी जी का नाम बदलकर उसको मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर कर दिया। बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे और देश का नाम उन्होंने बहुत रोशन किया। लेकिन जनता ये भी जानना चाहेगी कि ये जो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर स्टेडियम का नाम बदल दिया गया, ये कौन सी जनता ने आग्रह किया था? कहाँ के लोग थे? देखिए, मैं आपको उस विषय को भी स्पष्ट कर देता हूँ। आपने देखा होगा ये स्टेडियम गुजरात में बना है और खुद प्रधानमंत्री जी वहां से आते हैं, तो वहां से आने की वजह से वहां की जनता का ये सुझाव था। उन्होंने ट्वीट करके उन्होंने डिजिटली माध्यम से इसका आग्रह किया था कि इसका नाम बदला जाए। जब इनकी कोई सरकार आई तो ये अपनी सुविधा से नाम परिवर्तन हो सकते हैं, तो बड़ी बात नहीं है। हमने इतिहास में भी इस चीज को दिखाया है, वर्तमान में इस चीज को दिखाया है। आप अपने सुविधा अनुसार बदल सकते हैं, लेकिन अगर जब आपकी राष्ट्रीयता कहीं झलकती है तो उस चीज को अगर सम्मान बढ़ता है, उस चीज को सम्मान बढ़ाना चाहिए। दूसरी बात, बड़ी भाई ने एक बात कही कि सिलेंडर भरवाने लोग नहीं आए, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो सरकार के माध्यम से जो योजनाएं चल रही हैं, जिसमें सरकार डीबीटी के माध्यम से उन लोगों के खाते में पैसे भेजती है, शायद इन्होंने देखा भी होगा कि जब लाइनें लग के जब वो पैसे निकालने लोग जाते हैं, वो इसी का एक हिस्सा होता है। और हमने हर माध्यम से, अलग अलग तरीके के माध्यम से
हमने पैसे देने का काम भी किया है। और जब जो राशन जो हम बांटना शुरू कर रहे हैं और जो गरीब परिवार जो राशन खरीदने जाते थे, वो जो पैसे की वहां जो बचत होती है उससे वो सिलेंडर भी भरवा सकते हैं। ये आपके तर्क पे निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से अपने देश की दशा और दिशा बदलना चाहते हैं। लेकिन जो कांग्रेस के शासनकाल में जो हिडन सब्सिडियां मिला करती थी और जिससे लोग राजा हुआ करते थे, वो तो कम से कम बंद हो गया। और जहां तक नेतृत्व करने में अगर कहीं कोई विरोध होता तो मैं आपको बताता हूं कि अभी की सरकार से 95% से ऊपर लोग संतुष्ट हैं। ये एक सर्वे भी कहता है। और जिस प्रकार से हमारा देश विश्व गुरु की तरफ बन रहा है, तो शायद इन सब बातें इन लोगों को अच्छी नहीं लगती है, इसलिए वो कभी चाइना की भाषा बोलेंगे, कभी पड़ोसी देश पाकिस्तान की भाषा बोलेंगे, कभी सबूत मांगेंगे, कभी गलवान पे शक करेंगे। तो ये जो शक करने की जो परंपरा है वो कभी जाएगी नहीं। इसी से इनकी आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। खुद राहुल गांधी जी चुनाव के समय में मान सरोवर कैलाश का दर्शन करने गए थे। उस समय तो वो हिंदू राजनीतिक वोट बैंक को साथ रहे थे। क्या इस पे वो कुछ नहीं कहेंगे? करने के लिए बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन मैंने आपको एक बात कहा ना कि देश चलता रहता है, जिंदगी चलते रहती है। अगर इसके ऊपर बात करेंगे तो हर दिन कुछ नया होता है और हर दिन कुछ नया लोग सीखते हैं। ठीक है राहुल जी, इसमें एक चीज और जोड़ दूं। आपने बात की यहाँ पर राशन की, एनबी न्यूज़ ने भी खबरें दिखाई हैं। ललितपुर से कुछ तस्वीरें हमारे साथ आई, हमने उसको खबर को भी दिखाया। वहाँ पर घटतौली की शिकायतें आ रही हैं और जिस तरीके से जो राशन दिया जा रहा है वो कई जगह पर लो क्वालिटी का है। इस पर भी आप चीज़ें दिखवाइएगा अपने तमाम अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से। बहरहाल वापस लौटते हैं। कुमार जी, ये जो तमाम आरोप लगाए गए, किस तरीके से जवाब देंगे? देखिए, इन्होंने एक बात कही कि नाम बदलने का, आपने महान खिलाड़ी हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी का नाम रखा राजीव गांधी खेल पुरस्कार पर, हम इनका स्वागत करते। पर इनको एक बात और याद दिला दीजिए कि ध्यानचंद जी का अवार्ड 2002 में पहले से ही चालू है, जो 10 लाख रुपया इनाम दिया जाता है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा जनता की मांग पर, तो अरुण जेटली स्टेडियम किस जनता की मांग पर दिल्ली पर हुआ, जो फिरोज शाह कोटला पर हुआ? वो तो नरेंद्र मोदी जी जो सरदार पटेल की इतनी बड़ी मूर्ति बनवाए और वहीं पर सरदार पटेल का नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया। तो मैं चाहता हूं कि जरा इनका भी नाम बदल के मिल्खा सिंह जी रख दीजिए, पीटी उषा रख दीजिए, विश्वनाथन आनंद रख दीजिए, और जो खिलाड़ी है उनका नाम रख दीजिए। कि सिर्फ आपको कांग्रेस के लोगों से चिढ़ है। दूसरा, हमारे साथी ने कहा अन्न पर, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कांग्रेस की सरकार ने दिया। पहली बार का 5 किलो अनाज फ्री नहीं दिया। जैसा मैंने कहा, ब्रांडिंग और इनकी जो एडवर्टाइजमेंट है, 100 रुपए का अनाज और 160 रुपया का झोला, जिसमें मोदी जी का बड़ा बड़ा फोटो है। तो आप अनाज नहीं दे रहे हैं, आप तो गरीब के साथ मजाक कर रहे हैं। उनको झोला मोदी जी का दिखा के 5 किलो अनाज पहली बार दिया जा रहा है देश में। देश में जब से गरीबों के साथ आप बार बार मजाक करते। दूसरी तीसरी और एक बात आपने कही, जो कि हम विरोध करना चाहते, पाकिस्तानी बात बोलते। मैं आपको याद दिला दूं, हॉकी के 7 खिलाड़ियों के पिता और बैठे हुए सिंधु बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर। तो क्या ये कहेंगे कि वो खिलाड़ी पाकिस्तानी, जिन पर आज ये गर्व से कह रहे हैं और कल इन्होंने सम्मान किया है, कि क्या वो भी पाकिस्तानी है? इस पर भी जवाब पूछ लीजिए इनसे। ठीक है राहुल जी, जवाब दीजिए। बड़े भाई साहब के जब सारे सवालों का जवाब देता हूँ, ये तो सारे प्रश्नों का उत्तर है। जो आपने बताया कि जो खिलाड़ी वहां बैठे हैं बॉर्डर पे, इनके पिता बैठे हैं, तो शायद आपको एक चीज याद होगा कि पेपर में ही प्रकाशित की गई थी कि उनके तस्वीर का दुरुपयोग किया गया था। शायद याद हो, क्योंकि मीडिया से कोई बातें छुपती नहीं है, मैं उसका बहुत सम्मान करता हूँ, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ को। अगर कहीं कोई असंतुष्टि है तो सरकार ने बार बार इस चीज को कहा, और हमने तो आप ही के कारोबार को आगे बढ़ाया। आपको तो गर्व होना चाहिए कि केंद्र की मौजूदा सरकार कांग्रेस की बातों को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि आपके पेज नंबर 9, मैनिफेस्टो के पेज नंबर 9। ठीक है राहुल जी, आपने बड़ी बात कही कि कांग्रेस की योजनाओं को आप आगे बढ़ा रहे हैं। बहरहाल चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन रुक रहे हैं फिलहाल बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए एनबी न्यूज के साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बड़ी बहस कर रहे हैं। उज्ज्वला योजना 2 की शुरुआत की गई है, जिसको प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा गरीबों के आंसू पोंछने की योजना करार दिया गया था, लेकिन कांग्रेस जो है वो लगातार इस पर हमलावर बनी हुई है, उसको टोटल फेलियर करार दे रही है। राहुल जी, देखिए, मैंने आपको कहा कि जिस प्रकार से बड़े भाई कुंवर साहब ने एक बात कही कि ये खिलाड़ियों का सम्मान करना नहीं करना, तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के पेज नंबर 9 के मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र किया गया है। क्या उसको आप वापस ले सकते हैं? कृषि कानून के बारे में जिक्र किया गया है। कांग्रेस प्रॉमिसेस शब्द का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। मेरे पास वो है, आप कहेंगे तो मैं आपको वो उसकी प्रति भी भेज दूंगा। और खास करके इन्हीं के पंजाब के सरकार के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर जी ने अक्टूबर में इसका ट्वीट किया था कि फार्मर बिल्स के तहत अगर 3 दिन में भुगतान नहीं की जाएगी तो गिरफ्तार करने का प्रावधान है, इसको हम सख्ती से लागू करेंगे। क्या उस ट्वीट को वापस ले लेंगे? मैंने उसको रिपीट भी किया, मैं आपको दिखा भी दूंगा। तो बातें सरकार के अंदर जो महत्वपूर्ण चर्चाएं होती है वो होती रहनी चाहिए। और मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। महाराष्ट्र में इस कानून के तहत लोग फायदा भी उठा रहे हैं और महाराष्ट्र सरकार ने उसके ऊपर डीएम को कहा था कि जल्दी से निष्पादन कीजिए। मेरे पास वो भी जीता जाता, उसका सबूत मेरे पास है। तो इतनी सारी चीजें हैं। अगर आप मंत्रिभ्रमित कर किसी को वहां बैठाए हैं और उन खिलाड़ियों की तस्वीर जो वायरल हुई थी, मैं उसके बारे में बताता हूं कि उन्होंने भी बाद में खंडन किया था कि मेरी तस्वीर का गलत इस्तेमाल किया गया था। ये बात है। दूसरी बात, जो 5 किलो अनाज बांटने की जो बात आपने कही, मैं इसका जरूर मानता हूं कि आपकी सरकार में बढ़ते थे, मेरी सरकार में बढ़ते हैं, लेकिन आपकी सरकार में महीने में एक बार का कोटा तय किया गया था, हमने उसको कंटिन्यू किया और हमने हर जगह और निष्पक्षता के साथ केवल अंगूठे के निशान से और आधार के माध्यम से देश के किसी भी कोने में इसके आप फायदा उठा सकते हैं। हमने जरूर उसमें कुछ उच्च स्तरीय सुधार किए हैं। तो सरकार जब कोई भी योजना बनाती है तो उसके ऊपर चर्चाएं होती हैं, उसके ऊपर पक्ष विपक्ष की बातें होती है, सुननी चाहिए, तब जाकर सार्थक निष्कर्ष निकलता है, तब चलता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक मदमस्त हाथी की तरह चल रहे हैं और कहीं भी बैठ गए, उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो अगर कृषि कानून का कहीं भी अगर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता तो आज जो हमारे देश के अंदर जो रिकॉर्ड तोड़ क्षमता से जो उत्पादन और जो खरीदारी हुई है वो नहीं होती, क्योंकि मैं भी एक किसान परिवार से आता हूं, मुझे भी इसकी सच्चाई और हकीकत पता है। तो मैं बार बार आपसे यही आग्रह करता हूं कि देश के सदन को चलने दिया जाए और साथ में जो कमियां हैं सरकार को आप घेरिए, जरूर घेरिए। आप सरकार को कोरोना पे घेरिए, जो अव्यवस्थाएं हुई थी उस पर सरकार से जवाब मांगिए। तो आप कुछ और मुद्दा को लेकर बैठे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सरकार के पास उसका जवाब मौजूद है, आप कुछ और सवाल से उसको घेरना चाहते हैं। ठीक है, तो सदन चलने दिया जाए। ठीक है कुंवर जी, ये तो किसी ने भी नहीं सोचा होगा शायद कि बीजेपी कहेगी कि कोरोना पर बात करिए। इतनी अच्छी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन आप अपने राहुल जी की पेगासस मुद्दे को प्राथमिकता दे रहे हैं। नहीं, गलत बात है। देखिए, हम आपसे निवेदन कर ले, जब कोरोना महामारी आई थी तो हमारे श्रीनिवास बीवी जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ऑक्सीजन के सिलेंडर, बेड सब उपलब्ध कराए। फिर इन्हीं की सरकार ने उनकी जांच कराई। दूसरा, हमारे साथी राहुल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की योजनाओं को हम आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नरेंद्र मोदी जी को इतना कह दीजिए जो भरी लोकसभा में कहे थे कि हम मनरेगा जो 70 साल में गड्ढा खोदेगा किसान, पर नरेंद्र मोदी जी उपहास उड़ाया था, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि 100 दिन की जो मजदूरी देना है उसको 200 दिन का कर दे। सिर्फ भाजपा, मैंने शुरू में कहा, ये ब्रांडिंग का काम करते हैं, एडवर्टाइजमेंट का काम करते हैं। राहुल जी ने ये भी स्वीकार किया अनाज हम भी देते थे, अनाज हम देते थे 5 किलो, पर झोला 150 रुपया 160 रुपया का हम जरूर नहीं देते थे, जिस पर मनमोहन सिंह जी की फोटो छपी हो। क्यों? क्योंकि गरीब का पैसा हम बर्बाद नहीं करना जानते। कुंवर जी, आमतौर पर अगर खांटी राजनीति की बात करें तो कोई भी किसी भी पार्टी को जब अपनी सरकार खतरे में लगती है, उसको लगता है कि वापसी हमारी अगले टर्म में नहीं हो पा रही है, तो सभी सरकारें, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, वो एक ऐसा क्रांतिकारी फैसला लेती हैं जो या तो उनकी सरकार को वापस ले आए, और अगर वापस ना भी आ सके तो आने वाली सरकार पर एक दबाव पड़ जाए, एक बोझ पड़ जाए।
फूड सिक्योरिटी बिल को उसी दिशा में देखा गया, लेकिन इन लोगों ने तो छटनी कर दी और छटनी करने के बाद जो राशन कार्ड की मात्रा थी वो बहुत कम रह गई, क्योंकि एक एक व्यक्ति, तमाम धन्ना सेठों के पास 10-10 कार्ड थे और ये ऑन ग्राउंड जीरो पर मैंने खुद कवर किया है। पवन जी, आपकी बात से सहमत हूं। ये तो राज्य सरकारों का कार्य है, उसको पहचान करनी चाहिए कि कौन कहाँ गड़बड़ कर रहा है, और ये तो बड़ा व्यापक तरीके से था, तो इस पर कार्य जारी था। आपने जो कहा कि सरकार खतरे में है, मुझे बहुत खुशी हुई कि ऐसा मोदी सरकार को लग तो रहा है। नहीं, ये कांग्रेस सरकार को लगा कि वो खतरे में 2014 में वापस नहीं आ रहे हैं, इसलिए फूड सिक्योरिटी बिल दिया गया था कि अगर आ गए तो बहुत बल्ले बल्ले है, और नहीं आ पाए तो मोदी सरकार के सामने एक, या जो भी नई सरकार बनेगी उसके सामने बड़ी चुनौती होगी। नहीं, अगर ऐसा था तो हमने 72,000 करोड़ रुपया कर्जा भी किसानों का माफ किया था। मोदी जी में हिम्मत है, उनके सरकार में हिम्मत है, तो किसानों का कर्जा माफ करे। और साथी ने कहा किसान बिल का, आप हरसिमरत कौर बादल को तो समझा नहीं पाए जो 28 साल से आपके साथ है। आपने कहा राहुल गांधी जी पेगासस पर चर्चा कर रहे हैं, नीतीश कुमार को समझाइए ना भाई। नीतीश कुमार सूबे के मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, तो इनके सहयोगी, देखिए सत्य को कोई बदल नहीं सकता है, सत्य में जयते, सत्य की जीत होगी। किसान बिल पर इन्होंने जितना किसानों के साथ अत्याचार किया, एक बात कह रहे थे साथी कि अनाज का उत्पादन, किसान के नेता आए हैं आंदोलन पर और किसान बीच बीच पर आता रहा है। और याद दिला दूं, जिस तरह इन्होंने 26 जनवरी का जो घटनाक्रम स्वनियोजित किया था, तो इनको याद दिला दो 1980 का 26 जनवरी याद कर लीजिए, जब नानाजी देशमुख ने लाल किला के सामने तिरंगे झंडे को जलाया था। 52 साल तक इनके आरएसएस मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया गया, इसका भी जवाब इनसे ले लीजिए। ठीक है, राहुल जी जवाब दीजिए। मैं इनको सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने एक बात तो सत्य कह दी, बातों में इन्होंने कह दिया कि किसान के नेता आए हैं आंदोलन पर, किसान कभी कभी आते थे। तो अगर नेता आपके अपने किसानों को ये नहीं संतुष्ट कर पाए, ये कहकर कि भाई अनाज का उत्पादन करोगे तो फिर बेचने में परेशानी आएगी, जबकि ये यही माहौल फैला रहे हैं, तो मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने एक सच्चाई बोली बातों में ही। और जो रिकॉर्ड तो जो खरीदारी हो रही है, जो पंजाब में भी हो रही है, मैंने पहले भी कहा था कि लक्ष्य का 75% सिर्फ पंजाब से लिया गया है। और जो हमारे सहयोगी थे वो हमारे सरकार से बाहर निकल गए, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जब सरकार चुन कर आती है ना, तो वो आती है अहम फैसलों को करने के लिए, ना कि 5 साल राज कर चले जाने के लिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है, जनता चुनकर भेजती है और आपको उन सभी बातों का सम्मान करना होगा। हो सकता है कि हमारे कोई साथी इस पे सहमत नहीं हो पाए, तो लोकतंत्र की परिभाषा और अभिव्यक्ति की आजादी जो बार बार कांग्रेस कहते रहती है, उसी का एक निशानी है जिसकी वजह से वो हमें छोड़कर चले गए। लेकिन उससे क्या नुकसान हुआ? नुकसान मेरा कहने का मतलब ये है, क्या फसल को उत्पादन होने में या उसको खरीदारी में कहीं कोई समस्या हुई? इससे साफ ये प्रेरित होता है कि पंजाब के अंदर जो बिचौलियों जो हाईजैक कर रखे हैं मार्केट को, वो लोग ही इस आंदोलन को फंडिंग कर रहे हैं। ये जब और रहकर ये उजागर भी हुआ है। और अब आ जाइए आप, इन्होंने बात की फूड सिक्योरिटी बिल को लेकर या अन्य बात में, तो मैं आपको बता दूं, हर सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि आपके देश के अंदर जो 130 करोड़ जो जनता है उसका निर्वहन कराना, और उसके लिए आपको संकल्पित और इच्छा से शक्तिशाली भी होना पड़ेगा, तभी आप। ठीक है कुंवर जी, 10 सेकंड में फाइनल कमेंट आपका। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार 2014 और 2019 में जो वादे किए थे वो पूरा करे, बाकी एडवर्टाइजमेंट और प्रचार करना बंद करे ताकि जनता को लाभ मिल सके। जनता आज भी 15 लाख के इंतजार में 5 किलो अनाज लेकर दुखी हो रही है, और झोला 160 रुपया लेकर तो उसका बुरा हाल है। बहुत शुक्रिया राहुल और कुंवर सिंह जी, आप दोनों का एनबी न्यूज से जुड़ने के लिए। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।